हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने सेल चैप्टर्स के अंदर प्राथमिक सेलों के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, आज हम सेकेंडरी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है तथा इस टॉपिक से हमारी एग्जाम्स के अंदर किस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सेकेंडरी सेल यानी कि द्वितीयक सेल, तो जैसा कि आपको पता होगा, द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर ऊर्जा का दो बार रूपांतरण होता है। अर्थात ऊर्जा एक बार तो रासायनिक ऊर्जा से किस में बदलती है, वैद्युतिक ऊर्जा में। फिर क्या होता है, जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर वैद्युतिक ऊर्जा को वापस रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उस सेल के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो इन सेलों के अंदर ऊर्जा का दो बार रूपांतरण होने के कारण इन सेलों को हम द्वितीयक सेलों के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हमने प्राथमिक सेल पढ़ा। प्राथमिक सेल के अंदर हमने देखा कि सभी सेलों का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम, लगभग 1.5 वोल्ट से सबका क्या था, कम। उनकी दक्षता क्या होती है, कम होती है। उनका जीवन काल क्या होता है, बहुत ही कम, क्योंकि एक बार अगर रासायनिक ऊर्जा सारी की सारी वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई तो वो सेल खराब हो जाते हैं, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, फिर उनको हमको क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो इन सब चीजों के अंदर सुधार करके हमने बनाए द्वितीयक सेल। कौन से बनाए, द्वितीयक सेल। तो आज हम इन द्वितीयक सेलों के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि द्वितीयक सेल आपके कौन कौन से होते हैं और किस किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है द्वितीयक सेल। क्या है आपका, द्वितीयक सेल। सेकेंडरी सेल। देखिए, द्वितीयक सेल तो मैंने बताया, इन सेलों के अंदर ऊर्जा का दो बार रूपांतरण होता है। क्या होता है, ऊर्जा का दो बार रूपांतरण। क्या लिखेंगे, इनमें ऊर्जा का दो बार रूपांतरण होता है जब सेल डिस्चार्ज होता है। किस टाइम, डिस्चार्जिंग के समय। तो डिस्चार्जिंग के समय क्या होती है, आपकी जो रासायनिक ऊर्जा होती है, क्या रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो किस में बदलती है, आपकी वैद्युत ऊर्जा। तो डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है, इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो किस में बदलती है, आपकी वैद्युतिक ऊर्जा में बदलती है। लेकिन जब हम सेल को चार्ज करते हैं, किसके समय, चार्जिंग के समय, तो जब हम इस सेल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो ये सेल क्या करता है, जो वैद्युत ऊर्जा होती है, क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा, उसको क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, ये रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, ये बदलता है। तो दो लाइन क्लियर हुई। इनके अंदर ऊर्जा का दो बार रूपांतरण होता है। पहली बार जो ऊर्जा डिस्चार्जिंग के समय होती है वो रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है, वैद्युतिक ऊर्जा में। और फिर यदि चार्जिंग के समय हम बात करें तो चार्जिंग के समय ये जो वैद्युतिक ऊर्जा होती है वो वापस किस में बदल जाती है, आपकी रासायनिक ऊर्जा में। अर्थात इन सेलों को हम बार बार के में चार्ज करके दोबारा से क्या कर सकते हैं, हम काम में ले सकते हैं। तो इन सेलों को क्या कर सकते हैं अपन, क्या इन सेलों को दोबारा चार्ज किया जा सकता है। इन सेलों को दोबारा क्या किया जा सकता है, इन सेलों को दोबारा हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। इन सेलों को दोबारा से हम डिस्चार्ज होने के बाद
इनको वापस चार्ज करके हम काम में ले सकते हैं। फिर इन सेलों का जो वोल्टेज होता है वो ज्यादा होता है, इन सेलों की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। प्राइमरी सेलों की तुलना में इन सेलों की क्षमता, तो इन सेलों की क्षमता क्या होती है आपकी, उच्च होती है। इन सेलों की क्षमता क्या होती है, उच्च। ये क्या कर सकते हैं, तो ये उच्च दर पर, क्या, उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकते हैं। क्षमता ज्यादा होती है, इस कारण इनसे अपन क्या कर सकते हैं, ज्यादा मान की करंट ले सकते हैं। फिर इनका जो जीवन काल होता है, क्या, इनका जीवन काल, इनका जीवन काल क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है आपका, अधिक। तो इन सेलों का जो जीवन काल होता है वो क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। यदि हम इन सेलों के प्रकार की बात करें कि आपके जो द्वितीयक सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो द्वितीयक सेल, क्या, द्वितीयक सेल 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के। द्वितीयक सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो द्वितीयक सेल होते हैं वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें जो पहला जो सेल आता है वो आता है आपका निकिल, सॉरी, पहला कौन सा आता है आपका, तो पहला आता है आपका लेड एसिड सेल। पहला कौन सा आता है, लेड एसिड सेल। दूसरा सेल आता है आपका निकिल आयरन सेल, क्या, निकिल आयरन सेल। और तीसरा हम जो सेल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम निकिल कैडमियम सेल, क्या, निकिल कैडमियम सेल। तो बताइए सेकेंडरी सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके जो सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक सेल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेड एसिड प्रकार का, निकिल आयरन और कौन सा आपका निकिल कैडमियम प्रकार का। तो ये क्या है आपके द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल के क्या है, प्रकार। तो सेकेंडरी सेल के अंदर आपको ये सारा डाटा पहले तो पता होना चाहिए, फिर बाद में हम सेकेंडरी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि इनमें ऊर्जा का 2 बार रूपांतरण होता है। फिर डिस्चार्जिंग के समय ये सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलते हैं, लेकिन चार्जिंग के समय ये सेल वैद्युतिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इन सेलों को अपन बार बार की में चार्ज करके दोबारा काम में ले सकते हैं। इन सेलों की जो एम्पियर आवर क्षमता होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इस कारण इन सेलों से हम उच्च दर पर विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। इन सेलों का जीवन काल है वो क्या होता है आपका, बहुत ही अधिक होता है। और आपके जो द्वितीयक सेल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला सेल आता है आपका लेड एसिड सेल, दूसरा आता है निकिल आयरन सेल और तीसरा आता है आपका निकिल कैडमियम सेल। तो यहां तक की जो बातें हैं वो सारी क्लियर हुई आपकी। अब हम चलते हैं आगे। अब हम सबसे पहले सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो लेड एसिड सेल होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, क्या क्या इसके भाग होते हैं, कौन कौन से रासायनिक क्रियाओं के समय क्या क्या एनोड और कैथोड बनते हैं और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, उन सब चीजों के बारे में अब अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो कौन सा सेल लेंगे अपन, सबसे पहले लेड एसिड सेल। ठीक है, देखिए अगला अपना सेल कौन सा आ जाएगा, लेड एसिड सेल। किस सेल के बारे में बात करेंगे, तो हम बात करेंगे अब लेड एसिड सेल। ये क्या होता है आपका, अम्लीय सेल होता है। क्या होता है आपका, अम्लीय सेल। क्या बोलेंगे इसको, लेड एसिड सेल। देखिए लेड एसिड सेल, अम्लीय सेल क्या होता है उसके बारे में देखिए। तो देखिए लेड एसिड सेल की जो संरचना होती है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, संरचना, कि इस सेल की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है।
तो हम जानते हैं कि प्रत्येक सेल के अंदर दो प्रकार की प्लेटें होगी, जिसमें एक तो होगी धन प्लेट और दूसरी होगी कौन सी, ऋण प्लेट। सेकेंडरी सेलों के अंदर प्रत्येक सेल के अंदर दो प्रकार की प्लेटें पाई जाती है, जिनमें एक तो होती है आपकी धन प्लेट और दूसरी होती है ऋण प्लेट। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, देखिए ये आपकी मान लेते हैं कौन सी प्लेट है, धन प्लेट है। कौन सी है, धन प्लेट। अब इस धन प्लेट के इस तरफ एक मैंने दूसरी प्लेट लगाई और मान लेते हैं ये वाली कौन सी प्लेट है, आपकी ऋण प्लेट। मैं धन प्लेट का आकार बड़ा ले रहा हूं और ऋण प्लेट का आकार क्या ले रहा हूं, छोटा। ठीक है, यहां पर भी अपन कौन सी प्लेट लगाएंगे, तो यहां पर पहले अपन कौन सी प्लेट लगाएंगे, ऋण प्लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे अपन, ऋण प्लेट। और फिर यहाँ पे कौन सी लगाएंगे अपन, धन प्लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, धन प्लेट। तो इस प्रकार इस सेल के अंदर क्या होता है, एकांतर में एक के बाद एक क्या होती है, धन और ऋण प्लेटें इसके अंदर क्या की जाती है, स्थापित की जाती है। तो अपन इतनी ही प्लेटें इसके अंदर लगाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक तो ये वाली धन प्लेट है और ये भी धन प्लेट है, लेकिन ये ऋण प्लेट है, ये ऋण प्लेट है और ये क्या है, ऋण प्लेट। तो देखिए धन प्लेटों की संख्या यहां पर यदि आप देख पा रहे हो, तो जो पॉजिटिव प्लेट है, क्या है आपके पॉजिटिव प्लेट, उन पॉजिटिव प्लेट की संख्या अपन ने कितने लिए, 2। लेकिन जो नेगेटिव प्लेट है, उस नेगेटिव प्लेट की संख्या कितनी है, 3। यानी कि इस लेड एसिड सेल के अंदर, क्या इस लेड एसिड सेल के अंदर ऋण प्लेटों की संख्या धन प्लेटों से एक क्या रखी जाती है, ज्यादा रखी जाती है। तो लेड एसिड सेल के अंदर ऋण प्लेटों की संख्या इन धन प्लेटों की संख्या की तुलना में एक ज्यादा रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, ताकि ये जो धन वाली प्लेट है वो दोनों तरफ से सेल का कार्य कर सके। देखिए ये धन प्लेट इसके साथ बनाकर भी सेल बनाएगी और इस प्लेट के साथ मिलकर भी क्या बनाएगी, सेल। ऐसे ये धन वाली प्लेट इसके साथ मिलकर भी सेल बनाएगी और इसके साथ भी मिलकर सेल बनाएगी। तो यहाँ पर कितने सेल बन गए टोटल, 1 2 3 4। कितने सेल बन गए, 4। तो धन प्लेट दोनों तरफ से काम कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, ऋण प्लेटों की संख्या धन प्लेटों से एक क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि लेड एसिड सेल के अंदर कौन सी प्लेटों की संख्या ज्यादा रखी जाती है, तो लेड एसिड सेल के अंदर ऋण प्लेटों की संख्या धन प्लेटों से एक क्या रखी जाती है, ज्यादा रखी जाती। इतना चाहिए। इन प्लेटों को क्या किया जाता है, एक रबड़ के पात्र में स्थापित किया जाता है। एक कठोर रबड़ का पात्र होता है, उस कठोर रबड़ के पात्र में इन सब प्लेटों को क्या किया जाता है, यहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो ये क्या लगाया मैंने, कठोर रबड़ का पात्र। तो ये क्या है आपका, तो ये है आपका कठोर रबड़ का पात्र। ये जो कठोर रबड़ का पात्र है इसको बोला जाता है कंटेनर। क्या बोलते हैं इसको, कंटेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटेनर। तो कंटेनर का मतलब समझ में आया, सेल का जो सबसे बाहर का कवर होता है, जो कि एक हार्ड रबड़ या कठोर प्लास्टिक का बना होता है, वो कठोर प्लास्टिक का बना होता है, वही क्या कहलाता है, आपका कंटेनर कहलाता है। इस कंटेनर के अंदर क्या स्थित होते हैं, तो इस कंटेनर के अंदर धन और ऋण प्लेटें क्या होती है, आपकी स्थापित होती है। ये जो धन और ऋण प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों की बात कर रहा हूं मैं, ये धन और जो ऋण प्लेटें होती है, ये बनाई जाती है शीशे की। किसकी बनाई जाती है, शीशे की बनाई जाती है। तो धन और ऋण प्लेटों को क्या किया जाता है, शीशे की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, शीशे। इन प्लेटों के अंदर क्या भरा जाता है, एक पदार्थ भरा जाता है, उसको अपन बोलते हैं Pb3O4। इन प्लेटों के अंदर क्या भरते हैं, एक पदार्थ भरते हैं, उसका नाम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Pb3O4। और इसको हम जानते हैं रेड लेड के नाम से। किसके नाम से, रेड लेड। यानी कि Pb3O4 को इन शीशे की प्लेटों के अंदर क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। इतना चीज समझ में आई। अब इन प्लेटों को टिकाने के लिए क्या, इन प्लेटों को नीचे तली पर टिकाने के लिए ऐसे गुटके बनाए जाते हैं। इसके अंदर क्या लगाए जाते हैं, ऐसे गुटके। इन प्लेटों को नीचे तली पर टिकाने के लिए कुछ इस प्रकार से क्या लगाए जाते हैं, इस सेल के अंदर नीचे की तरफ क्या लगाए जाते हैं, इस प्रकार से गुटके लगाए जाते हैं। ये जो गुटके लगाए जाते हैं ये होते हैं प्लास्टिक के या लकड़ी के। किसके होते हैं, प्लास्टिक या फिर किसके होते हैं, लकड़ी के होते हैं। और इन गुटकों को बोला जाता है रेस्ट। इन गुटकों को क्या बोला जाता है, रेस्ट बोला जाता है। तो रेस्ट क्या होते हैं,
तो लेड एसिड सेल के अंदर धन और ऋण प्लेटों को तली के ऊपर, नीचे वाली तली पर टिकाने के लिए जो प्लास्टिक के गुटके लगाए जाते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं या फिर गुटके कहते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके गुटके हो गए। फिर अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम जो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट है उन सब प्लेटों को अपन एक साथ क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे मैंने इस पॉजिटिव प्लेट को इस पॉजिटिव प्लेट के साथ क्या कर लिया, जोड़ लिया, और जोड़कर यहां से एक इलेक्ट्रोड को अपन क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये वाला कौन सा इलेक्ट्रोड हो जाएगा, आपका एनोड हो जाएगा, क्योंकि कौन सी प्लेटों को जोड़कर हम बनाया, हमने पॉजिटिव प्लेट। इसी प्रकार क्या करेंगे, ये जो ऋण प्लेटें हैं, क्या है आपकी ऋण प्लेटें, इन ऋण प्लेटों को भी आपस में जोड़कर, क्या इन ऋण प्लेटों को भी आपस में जोड़कर यहां पर क्या बना देंगे, एक इलेक्ट्रोड बना देंगे। क्या बना देंगे, एक इलेक्ट्रोड। और ये वाला काम करेगा किसका, माइनस माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, कैथोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैथोड। तो ये चीजें समझ में आई। सभी पॉजिटिव प्लेटों को जोड़कर एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं और ऐसे सभी नेगेटिव प्लेटों को जोड़कर दूसरा इलेक्ट्रोड बनाते हैं, और इस पूरे के पूरे कंटेनर को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। फिर इसमें यहाँ पर क्या किया जाता है, ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं वेंट प्लग। क्या लगाए जाते हैं, यहाँ से वेंट प्लग लगाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं, वेंट प्लग इसके अंदर क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। इनके अंदर क्या बने होते हैं, तो इनके अंदर छिद्र बना रहता है। जब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, वैद्युत अपघट्य डालेंगे, तो इन वेंट प्लग को इनके अंदर से क्या करेंगे, अपन खोलेंगे, और वेंट प्लग को खोलकर इसके माध्यम से इसके अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, तो इनको अपन बोलेंगे वेंट प्लग। क्या बोलेंगे, वेंट प्लग। तो इसका नाम क्या हो गया, आपका वेंट प्लग हो गया। ये क्या हो गया आपके, तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रोड। ये क्या हो गया, आपके इलेक्ट्रोड। एक तरफ कैथोड है, दूसरी तरफ क्या है, आपके नेगेटिव। फिर क्या होगा, इस सेल के अंदर क्या भरा जाएगा, तो इस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। ये सारी की सारी प्लेटें हैं वो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबी हुई रहनी चाहिए। कोई भी प्लेट है वो इलेक्ट्रोलाइट से बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्लेट इलेक्ट्रोलाइट से बाहर रह जाएगी तो वो प्लेटें क्या हो जाएगी, आपकी खराब हो जाएंगी। तो इसके अंदर क्या भरा होता है, इस कंटेनर के अंदर, तो इस कंटेनर के अंदर भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा होता है कंटेनर के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं डाइल्यूट H2SO4। तो ये जो संरचना आप अभी बोर्ड पर देख पा रहे हो, ये संरचना किसकी है, आपके लेड एसिड सेल की है। किसकी है ये संरचना, लेड एसिड सेल की। तो ये संरचना आपको समझ में आई कि लेड एसिड सेल होती है, उसकी संरचना कुछ किस प्रकार से होती है। थोड़ा चित्र को सही कर लो, ठीक है। तो ये संरचना किसकी होगी, आपके लेड एसिड सेल। ये संरचना किसकी, आपके लेड एसिड सेल की। तो लेड एसिड सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, उसको मैंने डायग्राम के साथ आपको एक एक चीजें क्लियर करके बताया कि कौन सा भाग कहां पर होता है। फिर इसके अंदर क्या होता है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें होती है, ये दोनों प्लेटें होती है ना, ये प्लेटें आपस में एक दूसरे को स्पर्श ना करें। क्या, ये प्लेटें आपस में एक दूसरे को स्पर्श ना करें, इसके लिए क्या करते हैं, इन प्लेटों के बीच में लगाए जाते हैं सेपरेटर। कुछ इस प्रकार से इन प्लेटों के बीच में अपन क्या लगा देते हैं, सेपरेटर होते हैं। ये सेपरेटर क्या होते हैं, आपके छिद्र युक्त प्लास्टिक, रबड़ या फिर किसके होते हैं, आपके लकड़ी के बने होते हैं। तो इन प्लेटों के बीच में क्या लगाए जाते हैं, सेपरेटर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, आपके सेपरेटर। तो आपसे पूछा जा सकता है लेड एसिड सेल है उसके अंदर सेपरेटर का क्या कार्य होता है। तो सेपरेटर क्या काम करते हैं, इन पॉजिटिव और जो नेगेटिव प्लेट है उनको आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेपरेटर का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें क्लियर। लेड एसिड सेल के प्रमुख प्रमुख भाग आपने सुने। सबसे पहला ऊपर वाला भाग क्या होता है, कंटेनर होता है। किसका बना होता है, हार्ड प्लास्टिक का। क्या काम करता है, सेल के सारे भाग होते हैं इस कंटेनर के अंदर क्या होते हैं, आपके स्थापित होते हैं। फिर क्या होती है, इसके अंदर धन और
ऋण प्लेटें होती है, किसकी बनी होती है, शीशे की बनी होती है। इन शीशों की प्लेटों के अंदर क्या भरा होता है, Pb3O4 यानी कि रेड लेड भरा होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके रूप में डाइल्यूट H2SO4 का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर इन प्लेटों को इसकी तली पर टिकाने के लिए गुटके यानी कि रेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ताकि ये प्लेटें हैं आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। फिर क्या होता है, इन प्लेटों के बीच में सेपरेटर लगाए जाते हैं। सेपरेटर क्या करते हैं, धन और ऋण प्लेट को अलग अलग रखते हैं, ताकि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के संपर्क में ना आए। फिर ऊपर क्या करते हैं, सभी ऋण प्लेटों को जोड़कर एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जिसे अपन कैथोड बोलते हैं। ऐसे ही सभी धन प्लेटों को जोड़कर एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एनोड। इसके अंदर क्या होता है, ऋण प्लेटों की संख्या हमेशा क्या होती है, आपके धन प्लेटों की संख्या से क्या रखी जाती है, एक ज्यादा रखी जाती है। तो ऋण प्लेटों की संख्या हमेशा धन प्लेटों से क्या होती है, आपकी एक ज्यादा रखी जाती है। ये वाली चीजें क्यों रखी जाती है, कारण समझ में आया, ताकि जो धन प्लेट है वो दोनों तरफ से काम कर सके, दोनों तरफ से सेल का निर्माण कर सके। इसलिए इस सेल के अंदर ऋण प्लेटों की संख्या धन प्लेटों से एक क्या रखी जाती है, आपकी ज्यादा रखी जाती है। तो ये हो गया आपका लेड एसिड सेल की संरचना और उसके पार्ट्स के बारे में। तो अब अपन एक एक पार्ट्स के बारे में लिखेंगे। तो लेड एसिड सेल के प्रमुख भाग, क्या क्या डालेंगे टॉपिक, लेड एसिड सेल के प्रमुख भाग। क्या लिखेंगे अपन, लेड एसिड सेल के प्रमुख भाग। सबसे पहला जो भाग आता है इसके अंदर वो होता है आपका कंटेनर। पहला भाग क्या होता है आपका, कंटेनर। तो कंटेनर क्या होता है, यह कठोर रबड़ या प्लास्टिक का बना पात्र होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, सेल के सभी प्लेटें, इलेक्ट्रोलाइट, सेल के सभी भाग होते हैं, वो सब इसके अंदर क्या होते हैं, आपके स्थिर होते हैं। तो ये क्या होता है, तो यह है कठोर रबड़, यह है कठोर रबर या प्लास्टिक का बना हो। ये क्या होता है आपका, कठोर रबड़ या प्लास्टिक का बनाया जाता है। ये क्या करता है, तो यह है सेल के, क्या, सेल के आंतरिक भागों की, सेल के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। क्या काम करता है, तो जो कंटेनर होता है वो सेल के आंतरिक भागों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। सेकंड वाला जो इसके भाग आता है वो आती है आपकी प्लेटें। क्या आती है आपकी, प्लेट्स, यानी कि प्लेटें। सेकंड वाला पार्ट्स कौन सा आता है आपका, प्लेट। देखिए इस सेल में क्या, इस सेल में दो प्रकार, दो प्रकार की प्लेटों का उपयोग किया जाता है। इस सेल में कितनी प्लेटें होती है, दो प्लेटें होती है। एक तो होती है धन प्लेट, जो धन प्लेट व ऋण प्लेट होती है। क्या, इस सेल के अंदर कितनी प्लेटें होती है, तो इस सेल के अंदर दो प्लेटें होती है, जिसमें एक तो धन प्लेट होती है और दूसरी क्या होती है, दूसरी क्या होती है आपकी ऋण प्लेट होती है। ये चीजें क्लियर हुई, इसको मैं मिटाऊंगा, इसी की जगह ही मैं दूसरा लिखूंगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई अब, क्योंकि मेरे को चित्र अभी इसको समझाने के लिए चाहिए। मिटा दू इसको वाले को। देखिए आगे लिखेंगे प्लेट के अंदर, क्या, प्लेट्स के अंदर लिखेंगे। तो आगे लिखना है ये प्लेटें, ये प्लेटें शीशे की बनी होती है। क्या, शीशे की बनी होती है, जिसमें जिसमें रेड लेड यानी कि Pb3O4 भरा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है
इन शीशे की प्लेटों के अंदर किस पदार्थ को भरा जाता है? तो शीशे की प्लेटों के अंदर रेड लेड यानी कि Pb3 और 4 को क्या किया जाता है? भरा जाता है। फिर आगे क्या लिखोगे? ऋण प्लेट की संख्या, क्या? ऋण प्लेट की संख्या धन प्लेट से एक ज्यादा रखी जाती है, एक ज्यादा रखी। ऋण प्लेट की संख्या क्या होती है? धन प्लेट से क्या रखी जाती है? एक ज्यादा रखी जाती है। फिर सभी धन प्लेटों को एक स्थान पर जोड़कर एनोड बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। इसी प्रकार सभी ऋण प्लेटों को एक साथ जोड़कर कैथोड बनाया जाता है। सभी प्लेटों को एक साथ जोड़कर क्या बनाया जाता है? सॉरी, इसी प्रकार सभी ऋण प्लेटों को एक साथ जोड़कर क्या बनाया जाता है? आपका कैथोड बनाया जाता है। तो प्लेटें संबंधित आई। फिर प्लेटों के बाद में आते हैं क्या? आपके सेपरेटर। तीसरा वाला क्या लिखोगे आप? तो तीसरा आप लिखोगे इसके अंदर क्या? सेपरेटर। तीसरे नंबर पे क्या लिखोगे? तो तीसरे नंबर पे आप लिखोगे सेपरेटर। क्या लिखोगे? सेपरेटर। तो सेपरेटर क्या काम करते हैं? तो सेपरेटर होते हैं आपके छिद्र युक्त प्लास्टिक या लकड़ी के होते हैं। क्या ये? तो ये छिद्र युक्त प्लास्टिक या लकड़ी के बने होते हैं। सेपरेटर क्या होते हैं? आपके छिद्र युक्त प्लास्टिक या फिर किसके बने होते हैं? आपके लकड़ी के बने होते हैं। ये क्या काम करते हैं? इन्हें धन व ऋण प्लेटों के बीच स्थापित किया जाता है। बताइए, सेपरेटर को हम कहां लगाएंगे? तो जो सेपरेटर है उसको हम धन और ऋण प्लेटों के बीच में लगाते हैं। अब सेपरेटर का क्या काम करेगा? तो यह है धन व ऋण प्लेटों को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से क्या करता है? ये बचाता है। समझ में? तो सेपरेटर क्या काम करता है? तो सेपरेटर होता है वो लेड एसिड सेल के अंदर धन और ऋण प्लेटों को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से क्या करता है? आपका बचाता है। सेपरेटर समझ में आ गया? सेपरेटर के बाद में क्या होता है? इसके अंदर अगला वाला जो होता है वो क्या आएगा? रेस्ट या फिर क्या आएंगे? आपके गुटके। क्या आएगा? अगला वाला हो जाएगा क्या? गुटके या फिर क्या हो जाएगा? रेस्ट। ठीक है। गुटके या रेस्ट कहां हो रहे हैं? ये तो ये भी प्लास्टिक या लकड़ी के बने होते हैं। तो क्या होते हैं? ये प्लास्टिक या लकड़ी के बने होते हैं। इनके ऊपर धन व ऋण प्लेटों को
स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है ताकि ये प्लेटें ताकि ये प्लेटें आपस में शॉर्ट ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। क्या होता है इसके अंदर अशुद्धियां यदि क्या होगी आपकी इस नीचे तली के अंदर एकत्रित हो जाएगी, क्या हो जाएगी अशुद्धियां। और हमने यदि ये गुटके नहीं लगाए तो ये वाली प्लेट कहां तक आएगी नीचे तक, और ये वाली प्लेट भी कहां तक आएगी नीचे तक। फिर ये अशुद्धियां क्या करेगी इन दोनों प्लेटों को यहां से क्या कर देगी आपके शॉर्ट कर देगी। तो अशुद्धियों से ये प्लेटें शॉर्ट ना हो उससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, तो इन प्लेटों को अपन क्या करते हैं गुटकों के ऊपर रेस्ट के ऊपर स्थापित करते हैं, कुछ ऊंचाई पर तली से क्या करते हैं कुछ ऊंचाई पर स्थापित करते हैं। तो अगर यहाँ पर अशुद्धि भी आई तो वो अशुद्धि नीचे ही रह जाएगी, वो इन प्लेटों को शॉर्ट सर्किट ही ना कर पाएगी। तो प्लेटों को शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं प्लेटों लेड एसिड सेल के अंदर रेस्ट या फिर गुटकों का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। फिर क्या होता है आपका, तो वेंट प्लग होते हैं इसके अंदर, क्या होते हैं आपके वेंट प्लग, क्या होते हैं आपके वेंट प्लग। तो ये क्या होते हैं इन्हें बैटरी की ऊपर की सतह पर स्थापित किया जाता है। चार्जिंग के समय क्या चार्जिंग के समय बनने वाली गैस इन प्लग से बाहर निकलती है, इन प्लग से क्या होती है आपकी बाहर निकलती है। तो चार्जिंग के समय इस सेल के अंदर जो गैसें निकलती है गैस बनती है वो इन वेंट प्लग के माध्यम से क्या निकल जाती है आपके वातावरण के अंदर चली जाती है। तो ये सब क्या थे आपके लेड एसिड सेल के क्या थे पार्ट्स थे कि लेड एसिड सेल के अंदर कौन कौन से भाग होते और इन भागों का मुख्य रूप से क्या क्या कार्य होता है। तो मेरे को उम्मीद है कि ये सारे भाग आपके अच्छी तरह समझ में आए होंगे और अब आपको लेड एसिड सेल के एक एक पार्ट्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर कौन सा पार्ट्स कहां पर होता है और उसका क्या कार्य होता है। अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही इस लेड एसिड सेल के अंदर अपन क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे, इन प्लेटों के अंदर क्या भरेंगे इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे, तो इस सेल के अंदर रासायनिक क्रियाएं होना क्या हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब अपन क्या देखते हैं इस सेल के अंदर क्या देखते हैं रासायनिक क्रियाएं, क्या देखेंगे इस सेल के अंदर अब रासायनिक क्रियाएं। तो देखिए रासायनिक क्रियाओं के अंदर सबसे पहले जो सेल के अंदर जो क्रिया होती है उसका अपन बोलते हैं फॉर्मिंग क्रिया। क्या बोलते हैं इसको फॉर्मिंग क्रिया। देखिए फॉर्मिंग क्रिया क्या होती है, फॉर्मिंग क्रिया हमारे द्वारा नहीं की जाती। फॉर्मिंग क्रिया जो बैटरी के निर्माता होते हैं, क्या बैटरी का जो निर्माण करते हैं उस कंपनी के अंदर ही वो फॉर्मिंग क्रिया वहीं पर संपन्न हो जाती है। फॉर्मिंग क्रिया कब होती है, जब इन सेलों की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट को भरा जाता है। क्या सेलों की प्लेटों के बीच में क्या भरा जाता है, जैसे ही इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तो ये जो फॉर्मिंग क्रिया है वो क्या हो जाती है स्टार्ट हो जाती है। इस फॉर्मिंग क्रिया के अंदर क्या होता, इन सेलों की प्लेटों के अंदर हमने जो रेड लेड Pb3O4 भरा था वो Pb3O4 क्या हो जाता है आपका PbSO4 के अंदर क्या हो जाता है आपका परिवर्तित हो जाता है। तो फॉर्मिंग क्रिया के अंदर क्या होता है सेल की जो धन और ऋण प्लेटों के अंदर जो Pb3O4 होता है वो क्या बन जाता है PbSO4 के अंदर क्या हो जाता है आपका परिवर्तित हो जाता है। तो यह क्रिया बैटरी निर्माता क्या बैटरी निर्माता द्वारा संपन्न की जाती है,
इसमें इसमें सेल की प्लेटों या सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालने पर जो Pb3O4 होता है, Pb3O4 PbSO4 के अंदर, PbSO4 का मतलब लेड सल्फेट में क्या हो जाता है आपका, परिवर्तित हो जाता। तो फॉर्मिंग क्रिया कहाँ हो रही है, जो बैटरी का निर्माता होता है वही क्या कर देता है, इस फॉर्मिंग क्रिया को संपन्न कर देता है। जैसे ही वो क्या करेगा, इन प्लेटों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेगा, तो इन प्लेटों के अंदर जो हमने Pb3O4 भरा था, रेड लेड भरा था, वो Pb3F4 क्या बन जाएगा, PbSO4 के अंदर क्या हो जाएगा, आपका परिवर्तित हो जाएगा। अब इतना काम किया, अब इस बैटरी को पहले हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चार्ज। तो इस सेल की जो दोनों प्लेटें हैं, एक तो पॉजिटिव प्लेट, धन प्लेट और ऋण प्लेट, अब दोनों की दोनों प्लेटें किसकी बन गई, आपकी PbSO4 की। तो जब स्टार्टिंग में सेल डिस्चार्ज होता है, तो डिस्चार्ज अवस्था में इस सेल का एनोड और कैथोड किस धातु का बना होता है, तो PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट का बना होता है। अब इस सेल के अंदर कौन सी क्रिया होगी, आपकी चार्जिंग क्रिया। क्या होगा, सेल के अंदर कौन सी क्रिया होगी, आपकी चार्जिंग क्रिया। और हम जानते हैं कि जब क्रिया चार्जिंग क्रिया क्या होती है, कि जब इस सेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या इस सेल के इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी की सहायता से जोड़कर इस सेल के अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है H2SO4, उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाएगा, वैद्युतिक अपघटन, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, अपने आयनों के अंदर क्या हो जाएगा, आपका बट जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये जो H2SO4 है ये बन जाएगा आपका क्या, 2H प्लस, क्या बन जाएगा, 2H प्लस प्लस बन जाएगा SO4 माइनस माइनस, यानी कि क्या बन गए आपके धनायन और क्या बन गए आपके ऋणायन। कौन सी क्रिया के अंदर, चार्जिंग क्रिया के अंदर। अब ध्यान रखना, चार्जिंग क्रिया के अंदर जो धनायन होते हैं वो तो जाएंगे कैथोड के पास, धनायन तो खा जाएंगे कैथोड के पास, और जो ऋणायन होंगे वो जाएंगे एनोड के पास, ऋणायन खा जाएंगे आपके एनोड के पास। ये तो कौन सी क्रिया के अंदर होगा, चार्जिंग क्रिया के अंदर। याद रखना ये चीज, चार्जिंग क्रिया के अंदर जो कैथोड होते हैं, धनायन होते हैं, वो खा जाते हैं कैथोड पर, और जो ऋणायन होते हैं वो खा जाते हैं एनोड। वैसे ये जो चार्जिंग क्रियाएं होती है वो आपसे एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछता, आपसे सिर्फ ये पूछता है कि चार्जिंग क्रिया के दौरान इस लेड एसिड सेल का एनोड और जो कैथोड होता है वो किस धातु का बनता है। किस क्रिया के दौरान, चार्जिंग क्रिया के दौरान लेड एसिड सेल का एनोड और कैथोड किस धातु का बनता है, हमसे ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या करता है, आपसे पूछता है। कभी भी रासायनिक समीकरण नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा आपसे, ये किस किस के बने होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इस सेल का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रासायनिक समीकरण बता देता हूँ, वैसे आती नहीं है फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये वाली चीज कहाँ जाएगी, एनोड के पास, है ना। और एनोड हमारा किसका बना हुआ है, तो एनोड हमारा बना हुआ है PbSO4 का। किसका है, PbSO4 का। तो क्या होगा आपका, देखिए ये जो PbSO4 है प्लस क्या हो जाएगा आपका SO4 माइनस माइनस, क्या SO4 माइनस माइनस, प्लस क्या होगा इसके अंदर, प्लस होगा इसके अंदर H2O। क्या होगा आपका H2O। तो ये कहां पर बन रहे, तो ये जो क्रिया हो रही है आपके हो रही है एनोड के ऊपर। किसके ऊपर हो रही है, एनोड के ऊपर। अब ये पानी कहां से आया, पानी कहां से आया, जब आपका सेल क्या होता है, आपका डिस्चार्ज होता है। क्या, जब आप सेल क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, आपका पतला हो जाता है, यानी कि उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या मिल जाता है, पानी की मात्रा मिल जाती है। अब उस पानी को वापिस हमको क्या करना है, खत्म करना है। तो ये जो पानी है वो इस एनोड के साथ क्या करता है, क्रिया करता है,
हम यहाँ पर पानी के कितने अणु लेंगे, हम 2 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे यहाँ पे 2। तो देखिए कैसे क्रिया होगी। तो देखिए आपके ये जो PbSO4 है ये क्या करेगा, H2O के साथ क्रिया करेगा और क्या बना लेगा आपका, तो एक तो बनाएगा ये PbO2। क्या बनाएगा, एक तो PbO2। PbO2 मतलब लेड पर ऑक्साइड या लेड डाई ऑक्साइड। क्या बनाएगा, एक तो PbO2 बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, दूसरा बनाएगा ये 2 अणु किसके बनाएगा, H2SO4 के। 2 अणु किसके बनाएगा, H2SO4 के। देखिए कैसे बना। Pb यहां पर देखिए कितना है, तो Pb इधर की साइड कितना है, 1 है, तो यहां पर भी Pb कितना हो गया, 1। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, तो ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 2, तो ये 2 ऑक्सीजन यहां पे आ गए। तो ऑक्सीजन की पूर्ति होगी, Pb की पूर्ति होगी। SO4 कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। कितने हैं, 2। तो एक SO4, ये एक SO4 और H2 कितने हैं यहाँ पर 2। तो 2 तो H2 आ गए, 2 क्या आ गए, SO4। तो जिधर इतने इस तरफ जितने तत्व हैं उतने के उतने तत्व उस तरफ हो गए, मतलब हमारी समीकरण क्या हो गई, आपकी संतुलित हो गई। यानी कि जब बैटरी चार्ज होती है तो जो आपका एनोड होता है वो किसका बन जाता है, PbO2 का, यानी कि लेड पर ऑक्साइड का बन जाता है। किसका बन जाता है, आपका लेड पर ऑक्साइड का। तो PbO2 मतलब क्या बोलेंगे अपन, लेड पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, लेड पर ऑक्साइड। तो आपसे पूछा जाता है कि जब सेल क्या होता है आपका, लेड एसिड सेल जब चार्जिंग अवस्था में होता है तो बताइए उसका कैथोड होता है वो किस धातु का बना होता है। तो उस कंडीशन में उसका कैथोड PbO2 यानी कि लेड पर ऑक्साइड का क्या होता है, आपका बना होता है। ये चीज क्लियर। तो ये जो क्रिया हुई है वो किसके ऊपर हुई है, आपके एनोड के ऊपर। इसको नोट करिए, इसको मैं मिटाता हूं। अब क्या होगा आपका, अगली जो क्रिया है वो अगली क्रिया क्या होगी आपके, किसके ऊपर होगी, कैथोड के ऊपर। अगली क्रिया किसके ऊपर होगी, आपके कैथोड के ऊपर। तो देखिए कैथोड पे जो क्रिया होती है उसको हम देख लेते हैं क्या होगा। तो अगली जो क्रिया है वो किसके ऊपर होगी, आपके कैथोड के ऊपर होगी। देखिए कैथोड, कैथोड भी किसका बना हुआ है, आपका PbSO4 का बना हुआ, क्योंकि डिस्चार्जिंग अवस्था के अंदर एनोड और कैथोड दोनों समान धातु के बनते हैं और वो किसके बनते हैं, आपके PbSO4 के। फिर क्या होगा, एनोड पे कौन आएगा, तो सॉरी कैथोड की बात कर रहे हैं, तो कैथोड पे कौन आएगा, 2H प्लस। तो यहां पर क्या आ जाएंगे 2H प्लस। प्लस यहां से ये जो सल्फेट है, ये सल्फेट आयन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या निकालता है, आपका बाहर निकालता है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो H2 है, ये H2 इस सल्फेट के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा और बना लेगा क्या, आपका H2SO4। तो इस H2 ने इस SO4 के साथ क्रिया करके क्या बना लिया, H2SO4। फिर क्या बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन ने क्या कर लिए, पूरे कर लिए और H2SO4 बन गए। फिर यहां पर क्या बना आपका Pb, क्या बचा आपका Pb, तो ये Pb यहां पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका इधर Pb। तो चार्जिंग अवस्था में, कौन सी अवस्था में, चार्जिंग अवस्था में लेड एसिड सेल के अंदर जो कैथोड बनता है वो किसका बनता है, Pb यानी कि स्पंजी लेड। Pb को अपन क्या बोलेंगे, स्पंजी लेड। तो चार्जिंग अवस्था में जब बैटरी को चार्ज किया जाता है उस कंडीशन में क्या होता है, बैटरी के अंदर जो एनोड होता है वो तो बन जाता है PbO2 का यानी कि लेड पेरोक्साइड का, और जो कैथोड होता है वो बन जाता है Pb यानी कि स्पंजी लेड का। तो आपको इतना सारा कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये समीकरण मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है। फालतू में आप इस समीकरण से कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इस समीकरण से हमारा कोई क्वेश्चन नहीं आता। हमारा जो क्वेश्चन आता है वो एक तो ये पूछता है कि चार्जिंग अवस्था के अंदर एनोड किस धातु का बनता है, एक ये पूछता है कि डिस्चार्जिंग अवस्था के अंदर कैथोड होता है वो किस धातु का बनता है, एक हमसे ये पूछता है कि चार्जिंग अवस्था के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व बढ़ता है या घटता है। तो देखिए यहां पर ये जो पानी था H2O, इस पानी की मात्रा क्या हो गई आपकी, यहां पर खत्म हो गई। तो चार्जिंग की कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब पानी समाप्त हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाती है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है, 1 2 3, यानी कि एनोड किसका होता है चार्जिंग में, कैथोड किसका होता है, और इलेक्ट्रोलाइट के आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो मैं इस समीकरण को दोनों को मिटा रहा हूं और ये चीजें मैं डायरेक्ट आपको लिखवा रहा हूं। क्या डायरेक्ट आपको मैं क्या कराता हूं, नोट, और सिर्फ आपको यही चीजें इसके अंदर क्या करनी है, याद रखनी है। कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन, चार्जिंग अवस्था में। कौन सी अवस्था में, चार्जिंग अवस्था में। जब बैटरी को अपन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो चार्जिंग कंडीशन के अंदर क्या होता है इस बैटरी के अंदर, वो हम देखते हैं। तो चार्जिंग अवस्था के अंदर जो एनोड होगा, क्या एनोड, वो तो किसका बनता है, आपका PbO2 का, यानी कि लेड पर ऑक्साइड का। चार्जिंग अवस्था के अंदर जो एनोड होता है वो किसका होता है, आपका लेड पर ऑक्साइड का। दूसरा जो आपका कैथोड होता है, क्या होता है आपका कैथोड, वो कैथोड बनता है किसका, पीबी यानी कि स्पंजी लेड का। कैथोड किसका बनता है, स्पंजी लेड का। तीसरा आपको क्या रखना है, इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व। इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या बढ़ जाता है, आपका बढ़ जाता है। ये सिर्फ 3 चीजें आपको याद रखनी है, आपको कोई समीकरण याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये 3 लाइन रखनी है कि जब चार्जिंग अवस्था में बैटरी की जो प्लेटें होती है, एनोड वो किसकी बनती है, PbO2 की, कैथोड किसका बनता है, Pb का, इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। अब आपसे कभी कभी इन प्लेटों का रंग भी पूछ लेता है कि चार्जिंग अवस्था में जो एनोड होता है, उस एनोड का जो रंग होता है वो कौन सा होता है, तो एनोड होता है आपका भूरे रंग का। एनोड किस कौन से रंग का होता है, आपका भूरे रंग का। जब बैटरी की प्लेटें पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी, तो जो आपकी पॉजिटिव प्लेट होगी, जो एनोड होगा, वो पॉजिटिव प्लेटें कौन सी रंग के हो जाएगी, आपकी भूरे रंग की। भूरे रंग में क्या हो जाती है, आपकी परिवर्तित हो जाती है। जबकि आपकी जो नेगेटिव प्लेटें होती है वो क्या होती है, आपकी स्लेटी रंग की होती है। क्या होती है, आपकी स्लेटी यानी कि ग्रे। स्लेटी रंग की क्या होती है, इसके अंदर नेगेटिव प्लेटें होती है। कौन सी अवस्था में, चार्जिंग अवस्था में। तो चार्जिंग अवस्था में पॉजिटिव प्लेट का रंग कौन सा होता है, भूरा, और नेगेटिव प्लेट का रंग कौन सा होता है, स्लेटी या फिर ग्रे रंग की होती है। और किस किस पदार्थ की बनी होती है, आपको ये चीज याद रखनी है। फिर क्या होगा, इस सेल पे अपन जैसे ही लोड लगाएंगे तो ये सेल क्या हो जाएगा, आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग की स्थिति में, कौन सी स्थिति में, डिस्चार्जिंग की स्थिति के अंदर क्या होगा, जो आपका एनोड है, क्या एनोड, वो बन जाएगा PbSO4 का। जो आपका कैथोड है, क्या है कैथोड, वो भी बन जाएगा आपका PbSO4 का। यानी कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो आपका एनोड और कैथोड दोनों समान धातु के बन जाते हैं, और वो समान धातु क्या होती है, PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट। क्या होती है, लेड सल्फेट। और जब बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है तो इन प्लेटों का रंग भी क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। और अब जो प्लेटें होती है वो कौन से रंग की हो जाती है, आपकी सफेद रंग की हो जाती है। क्या हो जाती है, आपकी सफेद रंग की। तो डिस्चार्जिंग अवस्था के अंदर एनोड और कैथोड समान धातु के होते हैं, और किसके होते हैं, PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट, और रंग कौन से होती है, सफेद रंग। फिर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व। क्या, इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व। तो इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि बैटरी जब चार्ज और डिस्चार्ज होती है तो प्लेटों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चार्जिंग की कंडीशन में एनोड बनता है Pb2O2 का, कैथोड बनता है किसका, Pb का। जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो भूरे रंग की, नेगेटिव प्लेट होती है वो स्लेटी रंग की। डिस्चार्ज इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डिस्चार्ज अवस्था में जो एनोड होता है वो PbSO4 का होता है, और कैथोड भी होता है क्या, PbSO4 का, यानी कि लेड सल्फेट का। दोनों प्लेटें कौन सी हो जाती है, आपकी बिल्कुल सफेद रंग की हो जाती है, और इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। तो ये क्या है, लेड एसिड की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की क्या है, क्रियाएं हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि लेड एसिड सेल के अंदर कुछ दोष पाए जाते हैं। क्या, लेड एसिड सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, कुछ दोष पाए जाते हैं। तो उन दोष के बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि लेड एसिड सेल के अंदर कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। क्या,
लेड एसिड सेल के दोष, लेड एसिड सेल में दोष। देखिए दोष से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेड एसिड सेल में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार, जिसमें जो सबसे पहला दोष आता है वो आता है सेंडिमेंटेशन दोष। पहला दोष कौन सा आता है आपका? सेंडिमेंटेशन दोष। कौन सा आता है? सेंडिमेंटेशन दोष। देखिए समझते हैं पहले सेंडिमेंटेशन दोष होता है क्या। हमने क्या देखा कि ये जो सेल की ऋण और धन प्लेटें होती है, इन प्लेटों के अंदर भरा होता है Pb3O4, और ये जो Pb3O4 है ये होता है लुगदी के रूप में, पेस्ट के रूप में, एक गाढ़ा पेस्ट होता है। उस गाढ़े पेस्ट के रूप के अंदर क्या होता है आपका? Pb3O4। इस पेस्ट को क्या किया जाता है? इन धन प्लेट और ऋण प्लेटों के अंदर क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है। ये हमने पढ़ा। फिर क्या होगा? जब इस सेल को हम बार बार के में चार्ज करते हैं, बार बार के में इसको डिस्चार्ज करते हैं, तो ये जो Pb3O4 इन प्लेटों के अंदर भरा हुआ था वो इन प्लेटों से झड़ झड़ के, इन प्लेटों से झड़ता है और इस तली के अंदर क्या होने लग जाता है? एकत्रित होने लग जाता है। तो ये Pb3O4 क्या होता है? इस नीचे तली के अंदर क्या होने लग जाता है आपका? इकट्ठा होने लग जाता है। कब होता है? जब बैटरी को हम बार बार के में चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं, तो इन प्लेटों के अंदर जो Pb3O4 होता है वो प्लेटों से झड़ता है और झड़ के इस बैटरी की तली के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है। जब ये तली के अंदर अशुद्धि की मात्रा क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये अशुद्धि क्या करेगी? इन दोनों प्लेटों को आपस में क्या कर देगी? शॉर्ट कर देगी, जिससे बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट दोष पैदा हो जाएगा, अर्थात बैटरी आपकी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो ये जो दोष होता है वो क्या कहलाता है आपका? सेडिमेंटेशन दोष कहलाता है। तो सेडिमेंटेशन दोष के अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर क्या होता है? इसमें प्लेटों के अंदर भरा, प्लेटों के अंदर, प्लेटों के अंदर भरा Pb3O4 सेल के चार्जिंग व डिस्चार्जिंग के दौरान प्लेटों से झड़कर तली में एकत्रित हो जाता है। तली में क्या हो जाता है आपका? एकत्रित हो जाता है, जिससे प्लेटों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे प्लेटों में क्या हो जाता है आपका? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो सेंडिमेंटेशन दोस्त समझ में आया आपका? कुछ नहीं होता, प्लेटों के अंदर जो Pb3O4 होता है, जब सेल को हम बार बार के में चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे तो ये Pb3O4 इन प्लेटों से झड़ेगा और नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो दोनों प्लेटों को आपस में क्या कर देगा? शॉर्ट सर्किट कर देगा। अब इसके निवारण के लिए क्या करेंगे? ये दोष कम से कम हो उसके लिए क्या करेंगे? तो निवारण के लिए क्या करेंगे? सेल में या बैटरी में, बैटरी बोलेंगे, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट कम होने पर, क्या? बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट कम होने पर आसूत जल, डिस्टिल वाटर जो होता है वो आसूत जल ही डालना चाहिए। कभी भी उसके अंदर सादा जल को काम में नहीं लेना चाहिए। तो जब बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाए आपका? कम हो जाए, तो उस बैटरी के अंदर हमेशा क्या करेंगे? डिस्टिल वाटर की जो बोतलें आती है, आसूत जल की जो बोतलें आती है, वो पानी ही उसके अंदर डालेंगे। कभी भी हम उसके अंदर सादा पानी नहीं डालते। तो ये पहला दोष हो गया, कौन सा आपका? सेडिमेंटेशन दोष। दूसरा दोष आता है क्या? सेकंड नंबर पे जो दोष आता है वो है कोरोजन। क्या है आपका? कोरोजन। सेकंड नंबर का दोष कौन सा होता है?
कोरोजन। देखिए कोरोजन, कोरोजन एक स्पेसिफिक वातावरण के अंदर होता है, जब वातावरण के अंदर नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्या? वातावरण के अंदर जब नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, अर्थात वर्षा ऋतु का मौसम होता है, बारिश का जब मौसम होता है, तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है आपके, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और जो पॉजिटिव प्लेट है, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होती है, सफेद रंग की या हल्के नीले रंग की, क्या हल्की नीली या सफेद रंग की इनके ऊपर क्या हो जाती है, परत जम जाती है। किनके ऊपर? इलेक्ट्रोड। तो वातावरण की नमी के कारण या फिर इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट के बाहर बिखरने के कारण, जब ये इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोड के संपर्क में आता है, तो इन इलेक्ट्रोड पर एक सफेद रंग की परत क्या हो जाती है, आपकी जम जाती है। तो जो सफेद रंग की परत का जमना ही क्या कहलाता है, आपका कोरोजन कहलाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरोजन की जो समस्या होती है सबसे ज्यादा कौन से वातावरण के अंदर होती है? तो कोरोजन की समस्या सबसे ज्यादा नमी युक्त वातावरण के अंदर होती है। कौन से वातावरण के अंदर? नमी युक्त वातावरण। तो कोरोजन समझ में आ गया क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नमी युक्त मौसम, नमी युक्त मौसम व या अम्ल के छिटकने के कारण, अम्ल के छिटकने के कारण, छिटकने के कारण इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड पर नीले हरे रंग या सफेद रंग की, सफेद रंग की परत जमा हो जाती है, परत जमा हो जाती है। उससे क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रोड को किसी लोड के साथ संयोजित करेंगे, तो इलेक्ट्रोड और जो लोड है उसका प्रॉपर संयोजन नहीं होगा, जिससे ये सेल अपनी पूर्ण दक्षता के साथ काम नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, तो इससे लोड का इलेक्ट्रोड के साथ, इलेक्ट्रोड के साथ सही संयोजन, सही संयोजन नहीं हो पाता। ठीक है, इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, तो देखिए निवारण के लिए क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, गर्म करके उसके अंदर कपड़ा डुबोएंगे, कपड़ा डुबोकर इन इलेक्ट्रोडों को अच्छे से क्या करेंगे, पहले साफ। तो पहले तो क्या करेंगे, गर्म पानी से इन इलेक्ट्रोडों को क्या किया जाता है, अच्छे से साफ किया जाता है। फिर क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रोडों पर लुब्रिकेंट यानी कि जो स्नैक होते हैं, यानी कि जो ग्रीस होता है, उस ग्रीस का इनके ऊपर क्या लगा देते हैं, अपन लेप लगा लेते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रोड है वो वातावरण की नमी के साथ क्रिया नहीं कर पाते और वहां पर कोई कोरोजन दोष पैदा नहीं होता है। तो फिर निवारण के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले गर्म पानी, गर्म पानी में भीगे कपड़े से, भीगे कपड़े से इलेक्ट्रोड को साफ करते हैं, इलेक्ट्रोड को साफ कर इसके ऊपर, इसके ऊपर ग्रीस का लेप चढ़ाया जाता है, ग्रीस या स्नेहक लुब्रिकेंट का लेप लगा। समझ में आया कि जो कोरोजन है उस कोरोजन क्या होता है और इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं। तो ये कौन सा दोष हो गया, आपका कोरोजन। अगला जो दोष आता है इसके अंदर, वो दोष होता है कौन सा, आपका सल्फेशन दोष। क्या अगला जो दोष होता है वो कौन सा है, आपका सल्फेशन। तो 4 नंबर पे जो दोष बनेगा वो बनेगा कौन सा, आपका सल्फेशन। कौन सा होगा, सल्फेशन। सल्फेशन क्या होगा, देखिए इन प्लेटों के अंदर क्या भर रखा है, तो इन प्लेटों के अंदर भर रखा है हमने Pb3O4। क्या इन प्लेटों के अंदर क्या भर रखा है हमने, Pb3O4।
अगर इस सेल को मैं लंबे समय तक काम में नहीं लूंगा, महीने 6 महीने तक, 5 से 6 महीने तक, मान लो लंबे समय तक इस सेल को हमने ना तो चार्ज किया और ना ही क्या किया, डिस्चार्ज, अर्थात इस सेल को हमने बिल्कुल ही ऐसे ही क्या कर दिया, छोड़ दिया, डिस्चार्ज अवस्था में इसको पटक दिया। तो जब लंबे समय तक हम सेल को काम में नहीं लेते हैं, तो ये जो Pb3O4 किसके रूप में था, पहले आपका लुगदी के रूप में था ना, पेस्ट के रूप में था। अब ये लुगदी क्या बन जाएगी, आपका कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या ये जो लेड ये Pb3O4 है, रेड लेड, जो पहले लुगदी के रूप में था, लेकिन इस सेल को हमने लंबे समय तक ना तो चार्ज किया ना ही डिस्चार्ज किया, तो ये जो Pb3O4 जो पेस्ट के रूप में था, अब इसने क्या बना लिया, कठोर पदार्थ बन गया, एक सॉलिड मैटर बन गया। जब ये कठोर पदार्थ बन गया तो ये सेल है वो चार्ज होना या डिस्चार्ज होने की जो प्रक्रिया है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करने की इसकी जो क्षमता है, उस क्षमता को खो देता है, अर्थात सेल हमारा क्या हो जाता है, आपका खराब हो जाता है। तो ये वाला जो दोष है वो कौन सा दोष कहलाता है, आपका सल्फेशन दोष कहलाता है। तो सल्फेशन दोष में क्या होता है, सेल को लंबे समय तक उपयोग नहीं करने पर Pb3O4 यानी कि रेड लेड कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिससे क्या होता है आपका, जिससे सेल खराब हो जाता है, सेल क्या हो जाता है आपका, खराब हो जाता है। अब क्या हो, इस दोष से बचने के लिए क्या, इस दोष से बचने के लिए बैटरी को क्या होना चाहिए, बैटरी को एक सप्ताह में चार्ज या डिस्चार्ज करते रहना चाहिए। फिर अगर ये दोष इस सेल के अंदर उत्पन्न हो ही गया तो फिर क्या करेंगे, तो अगला लिखेंगे, इस दोष के उत्पन्न हो जाने पर बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग विधि से चार्ज किया जाता है। ये इस दोष का क्या हो गया, आपका निवारण हो गया। तो ट्रिकल चार्जिंग विधि का उपयोग कहां पर करते हैं, तो जिस सेल के अंदर या जिस बैटरी के अंदर सल्फेशन दोष पैदा हो जाता है, उस बैटरी को पुनः सही करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग विधि का उपयोग करते हैं। ट्रिकल चार्जिंग विधि के अंदर क्या होता है, इसकी जो फुल चार्जिंग धारा है उसका 1 से 3% करंट ही उसके अंदर क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। मतलब बहुत ही कम मान की करंट के साथ इसको लंबे समय के लिए क्या लगा दिया जाता है, चार्ज लगा दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे वो जो दोष हुआ था आपका, कौन सा, सल्फेशन दोष, वो क्या हो जाता है, आपका समाप्त होने लग जाता है। तो ये कौन सा दोष हो गया आपका, सल्फेशन, तीसरे नंबर। इसके बाद में इस सेल के अंदर सिर्फ एक दोष और पाया जाता है और उस दोष को हम बोलते हैं बकलिंग दोष। कौन सा होता है आपका, बकलिंग। अगला दोष कौन सा है, इस दोष के अंदर 4 नंबर पे एक दोष आता है, वो होता है आपका बकलिंग। कौन सा दोष हो गया आपका, बकलिंग दोष। देखिए बकलिंग दोष क्या होता है, बकलिंग दोष के अंदर क्या होगा, अगर इस सेल को मैं चार्ज करते समय बहुत ज्यादा करंट के साथ चार्ज कर दूं, क्या सेल को चार्जिंग के समय ज्यादा मान की धारा दे दे, या फिर सेल पे इसके लिमिट से ज्यादा की करंट इससे ले ले,
तो सेल को चार्ज और डिस्चार्ज क्या किया अपन ने, उच्च करंट के साथ चार्ज या उच्च करंट के साथ यदि सेल को हमने डिस्चार्ज किया तो सेल की ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें ये आपस में क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ऐंठ जाती है। और जब सेल की ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटें आपस में मुड़ेगी तो ये प्लेटें आपस में क्या हो सकती है, आपके शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो ये जो दोष होता है वो दोष क्या कहलाता है, बकलिंग दोष कहलाता है। तो बकलिंग दोष कब होता है, जब सेल को ज्यादा करंट के साथ चार्ज कर दे या सेल को ज्यादा करंट के साथ क्या कर दे अपन, डिस्चार्ज कर दे, तो उस सेल के अंदर कौन सा दोष पैदा हो जाता है, आपका बकलिंग दोष पैदा हो जाता है। समझ में आया? तो सेल को क्या, सेल को उच्च विद्युत धारा, उच्च विद्युत धारा दर से, उच्च विद्युत धारा दर से चार्ज करने या उच्च विद्युत धारा, उच्च विद्युत धारा दर से डिस्चार्ज करते समय, डिस्चार्ज करते समय क्या होता है, सेल की प्लेटें, सेल की प्लेटें आपस में मुड़ जाती है, आपस में मुड़ जाती है। इससे क्या होगा, इससे सेल में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इससे सेल में क्या हो जाता है, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, सेल को कभी भी, सेल को कभी भी 6 एम्पियर से अधिक दर पर चार्ज व 25 एम्पियर से अधिक दर पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। या सेल को कभी भी 6 एम्पियर से अधिक दर पर तो चार्ज और 25 एम्पियर से अधिक दर पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि कितने एम्पियर से ज्यादा करंट पर तो चार्ज नहीं कर सकते और कितने एम्पियर से ज्यादा करंट पर हम सेल को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। तो ये जो लेड एसिड सेल था, उस लेड एसिड सेल की जो कंप्लीट थ्योरी है वो आपके सामने हो चुकी है। सबसे पहले हमने पढ़ा लेड एसिड सेल के पार्ट्स के बारे में कि लेड एसिड सेल के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं। प्रत्येक भाग को हमने डायग्राम बना के आपको समझाया कि कौन सा भाग कहां पर होता है, किस पदार्थ का बना होता है और उसका क्या कार्य होता है। फिर हमने पढ़ा सेल के अंदर रासायनिक समीकरण कि सेल को जब हम चार्ज करते हैं तो उसके एनोड और कैथोड पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके इलेक्ट्रोलाइट पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग, उसके बाद में हमने देखा कि सेल के अंदर, लेड एसिड सेल के अंदर कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। तो लेड एसिड सेल में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। उन चारों प्रकार के दोषों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इस सेल का अगर आपसे पूछे कि इस सेल का अधिकतम वोल्टेज कितना होता है, क्या इस सेल का वोल्टेज कितना होता है, विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, क्या इस सेल का फुल चार्जिंग अवस्था में, फुल चार्जिंग अवस्था में विद्युत वाहक बल, फुल चार्जिंग अवस्था में विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है, 2.2 वोल्ट प्रति सेल, 2.2 वोल्ट प्रति सेल। फुल चार्ज अवस्था में विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो 2.2 वोल्ट प्रति सेल। फिर आपसे पूछे इस सेल का, इस सेल का फुल चार्ज अवस्था में,
फुल चार्ज अवस्था में आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो आप लिखोगे 1.25 से 1.28। 1.25 से कितना होता है 1.28। एक संख्या में लिख देता है 1250 से लेकर कितना होता है 1280 के बीच होता है। क्या फुल चार्ज अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो कितना होता है 1.25 से कितना होता है 1.28। फिर बात आती है इस सेल का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो इस सेल का उपयोग क्या किया जाता है मोटर गाड़ियों में। किसमें आपके मोटर गाड़ियों में हो गया, इन्वर्टर की बैटरी में, इन्वर्टर की बैटरी के रूप में, रेलगाड़ियों में इस सेल का क्या किया जाता है आपका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका लेड एसिड सेल है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ लेड एसिड सेल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आपके जो बचे हुए दो सेल है, एक है आपका निकिल आयरन सेल और दूसरा है निकिल कैडमियम सेल, और फिर हम देखेंगे इन सेलों के संयोजन की विधियां कि सेलों को हम किन किन प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको ये क्लास से बिल्कुल टाइम से और लगातार जैसे मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ वैसे कि वैसे आपको देखते हैं। और यदि आप चाहते हो कि मैं आपकी एक लाइव क्लास यानी कि एक डाउट सेक्शन रखूं जिसके अंदर आपका बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर यदि आपका कोई डाउट हो और सेल वाला जो टॉपिक्स हमारा होने वाला है इसके अंदर कोई भी डाउट्स होगा, तो ये टॉपिक्स खत्म होने के बाद, सेल और बैटरी टॉपिक्स खत्म होने के बाद आप मेरे को टाइम बता देना। उस टाइम के अनुसार मैं आपकी एक लाइव क्लास रख लूंगा और उस लाइव क्लास के अंदर आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी आपकी समस्या होगी, उस समस्या को हम मिलकर क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास ये जो टॉपिक्स हो रहा है उस टॉपिक्स तक का समय आप दोनों चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लीजिए, और आपके पास जो भी समस्या रहती है इस चैप्टर्स के अंदर जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े, उन टॉपिक्स के अंदर यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो टॉपिक्स आप नोट कर लीजिए, और जब भी लाइव सेशन रखेंगे तो उस लाइव सेशन के अंदर आपकी उन समस्याओं का क्या कर दिया जाएगा, समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन आपका यही है कि यदि आपने मेरा बैच खरीदा है तो आपको अब ईमानदारी से मेहनत करनी है और आपको रिजल्ट देना है। मेरे को फीस से कोई मतलब नहीं है, मेरे को चाहिए रिजल्ट, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बैच है। आपका यदि सिलेक्शन होता है तो वो मेरे लिए उस फीस से बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करनी, और आपके यदि किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक्स के अंदर कोई भी समस्या है जो हमने पढ़ा, उनके अंदर यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप एनी टाइम मेरे को मैसेज कर सकते हो। आपके लिए मैंने लाइव क्लास की भी व्यवस्था कर दी है कि आपको यदि ज्यादा समस्या आती है तो हम लाइव क्लास रखेंगे और उस लाइव क्लास में आपके सभी डाउट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।